गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड चैप्टर बापू की कुटिया में, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पिछले क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, आज उसके आगे हम बढ़ते। ठीक है, हमने क्या देखा था पिछले क्लास में? लेखक और बापू की कुटिया में जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के साथ लेखक तादात्म्य स्थापित करते और किस तरह से क्या क्या वार्तालाप होता है। चलिए, कुटिया में क्या अनुभव करते हैं लेखक, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हे राम, आह, कल्पना लोक से उठाकर मैं किस कठोर जगत पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी जी बापू की कुटिया में क्या कल्पना कर रहे हैं कि बापू अपने बिस्तरे पे लेटे, सामने दीवार की उभार में नारियल के वृक्षों के बीच में गेर से लिखे ओम को निर्विमेष यानी बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। उसी ओम शब्द ने कहा, ओम शब्द के ऊपर जो हे राम शब्द लिखा हुआ था, हे राम, इन शब्दों ने क्या कहा? नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। तब लेखक को एहसास होता है कि मैं जो कर रहा, जो मैं सोच रहा था, वो सारे कल्पनाएं थी। और आगे वो कहते हैं कि अब हमसे कब के छीन लिए गए। कौन कह रहा है? शब्दों ने कहा। शब्दों ने कहा कि वो हमसे कब के छीन लिए गए हैं। कौन? बापू। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम शब्द सुना था। जब नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियां मारी थी, तब अंतिम बार बापू के मुख से कौन सा शब्द निकला था? हे राम। हे राम शब्द बापू के मुख से निकला था। आगे की पंक्ति है, जन्म जन्म मोहि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कहने का तात्पर्य क्या है? तो जन्म जन्म तक मुनियों का यही प्रयत्न रहता है कि मरते समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले, पर हे राम शब्द निकल नहीं पाता। कोशिश रहती है कि यही प्रयत्न रहता है कि अंतिम घड़ी में, जीवन के अंतिम घड़ी में उनके शब्द से हे राम शब्द निकले। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। जो ऋषियों की ये परंपरा है, ये कहीं ना कहीं साबित हुआ कि आज भी टूटा नहीं है। जब गांधी जी के मुख से जीवन के अंतिम घड़ी में हे राम शब्द निकला, उसी को लेकर कहा गया है कि ऋषियों की यह परंपरा टूटी नहीं, बल्कि उनमें नई ज्योति की नई कड़ी जुड़ गई। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। अज्ञानी नाथूराम गोडसे जैसे उस अज्ञानियों को हो सकता जिसने हिंदुत्व के नाम पे इतना बड़ा अनर्थ किया, बापू को जिसने गोली मारी। आगे क्या कहते हैं? किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ विद्यमान नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सभी जगह बापू विद्यमान है। उनकी सत्ता, उनकी महत्ता हर जगह व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी। भले नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियां मारी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए बापू, लेखक क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो आज अपने दिव्य रूप में विद्यमान है। यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह विद्यमान है और तब तक व्याप्त रहेंगे जब तक आकाश में चांद सितारे, पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। उद्भिज का अर्थ क्या होता है? उद्भिज का अर्थ होता है वनस्पति। उद्भिज का अर्थ होता है वनस्पति। अंडज का अर्थ अंडा से जन्म लेने वाला जीव और पिंडज का अर्थ होता है गर्भ से जन्मा हुआ। लेखक कहते हैं बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ विद्यमान नहीं, बल्कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह विद्यमान रहेंगे और तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक आकाश में चांद सितारे रहेंगे, जब तक इस धरती पे वनस्पति रहेगी, जब तक इस धरती पे वनस्पति है, जब तक अंडे से जन्म लेने वाले जीव, पिंडज अर्थात जब तक गर्भ से जन्म लेने वाले जीव, तब तक इस
दुनिया में बापू विद्यमान रहेंगे। आगे कहते हैं, ओ बिस्तरा, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित सिंहासन ईर्ष्या से जलते होंगे। क्योंकि बापू जिस बिस्तरे पे विराजमान करते थे वो बिस्तरा कैसा था? साधारण, एक साधारण सा खजूर की चटाई पर गद्दा डालकर श्वेत शुभ्र खादी से ढका हुआ। इसलिए कहते हैं लेखक कि इस सादगी में भी, सादगी भरे बिस्तरे से कौन ईर्ष्या करता होगा? रत्न जड़ित सिंहासन, रत्नों से जड़ित सिंहासन ईर्ष्या करता होगा। क्यों? क्योंकि इस सादगी भरे बिस्तरे पर बापू ने न जाने कितने दिनों, कितनों महीनों, कितने वर्षों इस पे आसीन हुए। और इसका गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो साधारण से बिस्तरे को। आगे कहते हैं, क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ। बापू साधारण से बिस्तरे पे न जाने कितने दिनों, कितने महीनों, वर्षों तक आसीन हुए। यह गौरव उस रत्न जड़ित सिंहासन को प्राप्त ना हो सका। इसलिए रत्न जड़ित सिंहासन ईर्ष्या करती है। किससे करते हैं? तो साधारण से बिस्तरे पे, जिस पे गांधी जी कई दिनों, महीनों, वर्षों आसीन हुए। आगे देखते हैं, यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। गांधी जी का जो बिस्तरा है, गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने यानी जिसके सिर रखते, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती है। काठ अर्थात क्या? लकड़ी। काठ का एक पटरा दीवार से सटा हुआ, और काठ कठोर होता है। अब उस पे बिस्तरे पे बैठो और उसका सहारा लेना चाहो तो उसकी कठोरता महसूस होती है। उसकी कठोरता को कम करने के लिए उतनी ही बड़ी तकिया वहाँ रखा हुआ था ताकि उसके सहारे गांधी बापू बैठ सके। और उसके बाद थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, यानी कुटिया में अभी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, यहाँ लेखक आगे बताते हैं। कहते हैं, पत्तों का बना यह टोकरा, जो टोकरा है, जो बाउल है, वो किसका बना हुआ है? पत्तों का। और इस पत्ते के बने टोकरे का प्रयोग गांधी जी किस रूप में करते थे? तो कहते हैं जिसमें वो रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं, यानी रद्दी कागज पत्रों को वहाँ रखने में काम लेते थे गांधी जी। और लेखक क्या कहते हैं कि आज भी पत्तों का बना उस टोकरे में ऐसे कागज पत्र हैं। उसी के बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान है। थूकदान यानी थूकने का पात्र बर्तन है, और वो कैसा है? पीतल का, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। और साफ भी कौन करता था? स्वयं बापू ही करते थे। आगे कौन सी वस्तु की चर्चा कर रहे हैं? तो कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी हुई है। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। उद्वेलित अर्थात क्या? तो प्रेरित करना। आज भी कलमदान में वो रखी हुई कलम, जिसे याद करते हैं लेखक, और क्या कहते हैं? ये जादू भरी लेखनी जिसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया हो, प्रेरित किया हो। आगे कौन सी वस्तुओं की जिक्र करते हैं? कहते हैं एक स्टैंड पर एक पेंसिल, सामने एक स्टैंड है और स्टैंड पे एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई की कुछ फुटकर सामान में पुनी तात, यानी यहाँ फुटकर सामान का नाम नहीं लिखा गया। फुटकर यानी छोटे छोटे और भी कुटिया में वस्तुएं हैं, इसलिए फुटकर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी छोटी छोटी वस्तुएं। और पुनी तात
यानी छोटी छोटी वस्तुओं में सम्मिलित है धागा। फिर 3 खानों में एक छोटा सा सेल्फ, 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ है, यानी लकड़ी के तख्ते पटरे से बनाया गया सेल्फ। अब आगे हम देखते हैं सेल्फ में क्या है। उनकी कुटिया में, उनकी कुटिया की कौन कौन सी वस्तुओं की चर्चा करते हैं यहाँ लेखक। इस तरह से यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो। क्योंकि गांधी जी से मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते, एक जाते तो दूसरा आते तो तीसरा तैयार रहते। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी केवल उन्हें वचन उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उपदेश के साथ साथ वो काम भी करते। और मानो बातें करते करते उनका यर्वदा चक्र घुमाना योग लोगों को संकेत देता कि समय बहुत कीमती बहुमूल्य है। योग काम के साथ बात को मिलाकर मानो सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल के सम्मान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते, उस पर आज इस भरी दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। मैं कौन? लेखक। कभी इसी कुटिया में, इसी कालीन पे राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल के समान अनेक बड़े बड़े लोग, केवल यही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ, पत्रकार और कई साहित्यकार आते, बैठते और बापू की बातों को सुनते। लेकिन आज जब लेखक उनकी कुटिया में पहुँचे तो ना तो बापू वहाँ हैं और ना ही राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना पटेल के समान महान बड़े बड़े लोग, ना तो राजनीतिज्ञ, ना तो कोई पत्रकार, ना तो कोई साहित्यकार। अर्थात उस भरी दोपहरिया में वो अकेले उस शांत माहौल में। अब इस बात की कल्पना कर वो भावमुग्ध हो जाते हैं। कौन? लेखक। ठीक है, कल्पना करते हैं कि कभी यही वो जगह था जहाँ पर गांधी जी और अन्य महान नेता, अन्य लोग बैठते, बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। लेकिन आज मैं यहाँ अकेला, दोपहरिया अर्थात क्या? दोपहर का समय। इस दोपहर में मैं अकेला हूँ, शांत माहौल में, बिल्कुल अकेला उनकी कुटिया में। और इस बात की कल्पना कर वो भावमुग्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके।